गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है हमारा? कैपिटल्स लॉ आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैपिटल्स लॉ स्टडी करने से पहले हम कुछ और थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखिए साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल थ्योरी नहीं होती। साइंस क्या है? डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। नो थ्योरी इज फाइनल थ्योरी। जो हम आज पढ़ रहे हैं हो सकता है इन फ्यूचर में क्या हो जाए, चैलेंज हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ही यहां हुआ था। हम पहले क्या पढ़ रहे होते थे? जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है? जियो मतलब है अर्थ। क्या थी थ्योरी? जियोसेंट्रिक थ्योरी कि जो अर्थ है वो फिक्स है। अर्थ क्या है? फिक्स है। यहां पे कौन है? ये अर्थ है। और सन, मून और बाकी जो प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी अर्थ। ये थ्योरी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, लेकिन फिर आते हैं एक एस्ट्रोनॉमर जिनको बोलते हैं हम निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने क्या किया? इस थ्योरी को चैलेंज कर दिया। किस थ्योरी को? जियोसेंट्रिक थ्योरी की क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया। और एक नई थ्योरी सामने आई जिसको हम क्या बोलते हैं? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो का मतलब क्या है? सन। क्या मतलब इसका? जो सन है वो कहां है? सेंटर पे है। और जो बाकी प्लेनेट है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। ठीक है, तो फिर जो थ्योरी आई वो क्या आ गई है? जो सन है, सन कि सन यहां फिक्स है और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो का मतलब क्या है? सन। कि सन कहां है? वो फिक्स है और जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। ठीक है, इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। किसको? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को। तो इसी थ्योरी पे कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और जिनको हम डिस्कस करेंगे एज केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने 3 लॉज दिए प्लैनेटरी मोशन के। और क्या है वो लॉज? तो पहले थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं फिर डिटेल्स में जानेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको हम? लॉ ऑफ ऑर्बिट। फिर हम स्टडी करेंगे सेकंड लॉ, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। और इसके बाद आज हम स्टडी करने वाले हैं क्या? थर्ड लॉ, जिसको हम बोलने वाले हैं क्या? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो ये जो 3 लॉ है आज हम इनको स्टडी करने वाले हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ लॉ ऑफ एरिया और थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और जिसको हमने क्या बोला था कि क्या है ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या है ये? लॉ ऑफ ऑर्बिट है। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये है कि सन सिचुएटेड है इलिप्स के फोकस पे। सन क्या है? सिचुएटेड है। कहां है? इलिप्स के फोकस पे। यहां है सन। दिस इज व्हाट? दिस इज सन
एंड इंक्लूडिंग अर्थ ऑल प्लेनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। ओके, यहां मान लीजिए अर्थ है, ये कोई दूसरा ऑर्बिट है, इसमें कौन, बाकी जो प्लेनेट्स है सभी क्या करते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, अराउंड द सन एक इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, ऑर्बिटिंग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the sun is situated at the focus of ellipse and all planets revolve around sun, the sun in an elliptical orbit. ये फैसला कि सन कहाँ है, इलिप्स के फोकस पे क्या है, सिचुएटेड है, फिक्स है, और जो बाकी जो भी प्लेनेट हैं इंक्लूडिंग अर्थ वो क्या करते हैं, चाहे वो जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, जो भी प्लेनेट है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। ठीक है, अपने अपने ऑर्बिट्स में। इसको हम क्या बोलते हैं, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, सन फिक्स है और प्लेनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। कैसे ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ। केप्लर्स सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और क्या है, तो सपोज मान लीजिए यहां सन है, यहां कौन है, सन। ठीक है, और इसको मैंने एस लिखा है। टी टाइम में मान लीजिए अर्थ कहां है, इस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे है। ओके, और अर्थ सी पॉइंट से कहां जा रहा है, डी पॉइंट, इन दिस वे रिवॉल्व करता हुआ अराउंड दी सन। ठीक है, सी से कहां जा रहा है, डी जा रहा है। ये प्लेनेट है कोई भी, मान लीजिए अर्थ है, वो सी से डी रिवॉल्व कर रहा है, और टी टाइम में ये कहां से कहां चला गया, सी से डी चला गया। ये जो प्लेनेट है ये ऐसे मूव करता करता कहां से कहां गया, सी से डी चला गया। इसी टी टाइम में क्या हो रहा है, इसी टी टाइम में यही प्लेनेट मान लीजिए कहां से कहां मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है। अभी भी जो टाइम है ना, यहां से यहां तक का जो टाइम है, टाइम अभी भी कितना है, टी है। जितना टाइम वहां है उतना टाइम यहां है। ठीक है, मान लीजिए फॉर सिंपलिसिटी के लिए कि अर्थ जो है सी से डी जाने में 1 मंथ लेती है। ठीक है, और ए से बी आने में भी कितना टाइम लेती है, 1 मंथ लेती है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये जो पोजीशंस है इनको ज्वाइन करना है, और ये एरिया हमने फाइंड कर लेना है। ठीक है, सेम थिंग, और ये वाला एरिया, तो ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, कि हमने प्लेनेट की जो है पोजीशन है उसको ज्वाइन किससे किया है, सन से किया है। ये जो एरिया है और ये एरिया दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर ये टाइम क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लिखते हैं स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू this law, the line joining planet to sun, planet to the sun sweeps
इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, फिर से देखिए, मान लीजिए हम अर्थ की बात कर रहे हैं और अर्थ सी से डी जाने में 1 मंथ ले रहा है। उसी 1 मंथ में अर्थ कहां से कहां आ रहा है, ए से बी आ रहा है अराउंड द सन। तो प्लेनेट की जो पोजीशन है उसको सन, और सन से फिर कहां चले गए हम, प्लेनेट के पास चले गए। ठीक है, तो ये जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या है, सेकंड लॉ, या फिर इसको क्या बोलने वाले हम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ एस ए बी, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ एस ए डी, दोनों एरिया क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब क्या है इसका, एरियल वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं, एरियल वेलोसिटी बोल रहे हैं। एरियल वेलोसिटी वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये एरिया है कोई भी स्मॉल एरिया डी ए, और डी टी टाइम हमने लिया डी ए अपॉन डी टी, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि किस तरीके से कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी करने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं अभी इसको, क्या अभी वेलोसिटीज के साथ क्या होगा। अभी यहां सन है, ओके, और अभी हमने देखा कि हमने ये 2 पॉइंट्स लिए थे यहां, जैसे ये वाला ए और ये बी, और ये सी लिया है, और यहां हमने क्या लिया था, डी। तो अभी हमने क्या देखा था कि जो एरिया है, ये वाला एरिया है एस ए बी, इसको हम एस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ एस ए बी ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है एरिया ऑफ एस सी डी। दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं कि मैंने 2 पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिए हैं। ठीक है, क्या, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया है R2, और इसको हमने कंसिडर कर लिया है R1। ठीक है, लास्ट टाइम में ABCD दर किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, आप यहां डायग्राम को कंटिन्यू देख सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना है, R1 है, और ये डिस्टेंस कितना है, R2 है। जब प्लेनेट यहां है, सन से दूर है, इस वक्त जो वेलोसिटी है वो कितना है, v1 है, और इस वक्त वेलोसिटी कितना है, v2 है। और अगर कंफ्यूजन भी आती है तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो डायग्राम बना रखा है हमने, वहां हमने इन पॉइंट्स को क्या लिया है, ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने कंसीडर किया है। इस वाले पॉइंट को हमने कंसीडर किया है ए। चलो कंटिन्यू रहने देते हैं इसको। ये वाला जो पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो कितना है, v2 है, और ये डिस्टेंस कितना है, सन से कितना है, r2 है। तो प्लेनेट यहां चला गया तो ये डिस्टेंस कितना है, r1 है, और ये वेलोसिटी कितना है, v1 है। ठीक है, अभी इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, यहां पे नेट टॉर्क क्या है, 0 है। ठीक है, नेट टॉर्क क्या है, 0। फिफ्थ पीरियड जो है रोटेशनल मोशन, हमने स्टडी किया है कि अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि कोई भी 2 पोजीशन है उनका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है, यहां जो प्लेनेट है उसका मास m है, सेम प्लेनेट रिवॉल्व करके यहां आ गया, तो दोनों पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अप्लाई करते हैं हम लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी पोजीशन पे। एल जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब रहेगा, अगर टॉर्क कितना हो, 0। तो ये जो पोजीशन है, यहां कितना एंगुलर मोमेंटम है, तो यहां की बात करें और वहां की बात करें। पहले वहां की बात कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr। क्या फॉर्मूला है, mvr। तो प्लेनेट तो वही है, तो उसका मास सेम रहेगा। वेलोसिटी उस पॉइंट पे जब डिस्टेंस सन से कितना है, r1 है, वेलोसिटी v1 है। इस पॉइंट की बात करें, डिस्टेंस कितना है, r2, वेलोसिटी कितना है, v2। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, m से m ये टर्म क्या हो गया है, कैंसिल। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, बताइए। हम यहां से देख पा रहे हैं v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2, दोनों इक्वल है। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, प्लेनेट से सन का डिस्टेंस, ये टर्म क्या है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। मतलब क्या है, v इंटू r, ये टर्म क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है, मान लीजिए सिंपलिसिटी के लिए कि ये 50 है और ये कितना है, 4, और ये 200 है, तो हर बार ये प्रोडक्ट कितना आएगा, 200 ही आएगा। ठीक है, ये अगर 8 हो गया तो इसको कितना होना होगा, 25 होना होगा। ठीक है, ओके। अगर ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, तो इसको कितना होना होगा, 20। मतलब अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है प्लेनेट का। ठीक है, तो यहाँ जो प्लेनेट की जो स्पीड है वो लो होगी, यहाँ प्लेनेट बिल्कुल पास आ गया है, ये डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यहाँ प्लेनेट की स्पीड क्या होगी, हाई। ठीक है, ओके। तो यहां से हम क्या समझे, अभी हम देख पा रहे हैं जैसा कि r1 किससे ग्रेटर है, r2 से, तो ऐसा होगा v2 ग्रेटर किससे होगा, v1 से होगा। ठीक है, मतलब ये है जब प्लेनेट कहां चला गया, सन से दूर चला गया, डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा, तो उसका ये वाला जो स्पीड है अराउंड द सन, ये स्पीड क्या हो गया, उसका कम हो गया, डिक्रीज हो गया। और जैसे ही प्लेनेट कहां आएगा, सन के पास आएगा, तो डिस्टेंस कम और उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अभी हम बात करते हैं कि उसका एरियल वेलोसिटी किस तरीके से कांस्टेंट रहेगा। तो जो हमने 5th यूनिट को स्टडी किया था, तो वहां हमने टर्म स्टडी किया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने टर्म स्टडी किया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वहां हमारे पास एक प्रूफ आया था। ठीक है, 5th यूनिट को स्टडी कीजिए फिर यहां पे आएंगे। ठीक है, तो L क्या था वहां, L इज इक्वल टू 2m dA बाई dt। ठीक है, L यहां पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है, m क्या है, मास, और a क्या है, एरिया, और dt कौन है, तो dt है टाइम। ठीक है, अभी हम यहां से बात कर लें क्या, व्हेन नो टॉर्क इज अप्लाइड, व्हेन टॉर्क 0 हो। 5th यूनिट में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क 0 होगा तो L क्या रहेगा, कांस्टेंट। व्हेन टाउ इज 0 देन L क्या मिलने वाला है हमको, कांस्टेंट। L नहीं बदलेगा, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिला हमको, यहां से हमको मिला 2m dA बाई dt। ये टर्म क्या है, ये टर्म कांस्टेंट है। अभी हमारे पास dA बाई dt ये क्या है, एरियल वेलोसिटी है, m क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है, और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, अभी यहां 2m को नीचे शिफ्ट किया तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या आएगा, dA बाई dt। तो कांस्टेंट के नीचे क्या आएगा, कांस्टेंट, तो फिर से टर्म क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो यही है सेकेंड लॉ कि जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं थर्ड लॉ। ओके,
अभी हम बात करते हैं केपलर्स थर्ड लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, इसको हम पहले मैथमेटिकली रीड करेंगे और स्टेटमेंट इसका बाद में लिखेंगे। ठीक है, इजी रहेगा ऐसे इसको समझने में। यहां सन है और इसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ में और रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे थे कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एक बारी तो जो प्लेनेट है वो घूमते घूमते क्या आ गया, वेरी क्लोज, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं ए। जो प्लेनेट है वो घूमते घूमते कहां आ गया, सन के पास आ गया, वेरी क्लोज टू सन, इसको हम क्या बोलते हैं पी। और फिर घूमते घूमते कहां चला गया, दूर चला गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ए। ए पॉइंट क्या होता है, एफिलियन, और पी क्या है, पेरिहेलियन। हेलियन मींस सन, पी से आप कंसीडर कर सकते हो कि पास, जब प्लेनेट कहां आ गया, पेरी, क्लोज आ गया उसके। ठीक है, हेलियन मींस सन, प्लेनेट रिवॉल्व करता करता कहां आ गया, इस तरीके सन के पास आ गया। तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, जब प्लेनेट क्या होगा, बिल्कुल नजदीक होगा, बिल्कुल क्लोज होगा किसके, सन के, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पी, पेरिहेलियन बोलते हैं। और जब प्लेनेट रिवॉल्व करता करता कहां चला जाएगा, सन से दूर चला जाएगा। ठीक है, जो सबसे डिस्टेंस वाला पॉइंट है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफिलियन ए बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या किया कि मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, ये r1 है और ये क्या है, r2 है। अभी हम अर्थ की बात कर ले तो जो सीजन बनते हैं वो सीजन इस वजह से बनते हैं। ठीक है, पहले गर्मी होती है, फिर धीरे धीरे क्या सर्दी आ जाती है। कैसे आ जाती है कि हम लोग सन से कहां चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं ना, तो सनलाइट कम पहुंचेगी तो हमें टेम्परेचर कम चला जाएगा, तो हमको लगेगा कि क्या विंटर्स आ गई है। फिर जैसे घूमते घूमते आएंगे, सन के पास आएंगे तो ज्यादा हीट मिलेगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, तो क्या समर्स आ जाती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अर्थ ने मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया है, टाइम पीरियड क्या होता है, अर्थ ने यहां से चलना शुरू किया और घूम के यहां आ गया, एक राउंड कंप्लीट हो गया। एक राउंड कंप्लीट करने में अर्थ ने जितना टाइम लिया अराउंड द सन, इसको हमने बोला है टी, टाइम पीरियड। क्या है ये, टाइम पीरियड। ये वो टाइम है जितने टाइम में अर्थ ने एक राउंड कंप्लीट किया है अराउंड द सन। ठीक है, अभी हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है और ये वाला क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। तो हमने मीन डिस्टेंस ले लिया, हमने क्या ले लिया है, मीन डिस्टेंस, किस के बीच का, बिटवीन सन एंड प्लेनेट, सन एंड प्लेनेट, उनके बीच का जो मीन डिस्टेंस हमने क्या ले लिया है, आर ले लिया है। ठीक है, तो थर्ड लॉ है क्या, तो थर्ड लॉ है इस तरीके से, इसको याद रखेंगे, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब टी क्या है, तो टी आप देख पा रहे हैं कि टाइम पीरियड है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, क्या है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये क्या हो रहा है, स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, the square of time period of a planet around the sun, ये प्लेनेट अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं और अराउंड द सन भी घूमते हैं। तो यहाँ जो हमने टाइम लिया है, ये टाइम कौन सा लिया है हमने, अराउंड द सन। तो ठीक है, इसको हमने नोट कर दिया है। ठीक है, according to this law, the scale of time period of a planet around the sun is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूब
ऑफ मीन डिस्टेंस। आर हमने क्या लिया है, मीन डिस्टेंस लिया है, ठीक है। मीन क्यों लिया, क्योंकि डिस्टेंस क्या करता है, कंटिन्यू वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ mean distance between sun and planet, between sun and planet, ठीक है। इसी को हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, स्केयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट, ठीक है। मीन क्यों लिया, तो आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा हो रही है, इसलिए हम क्या लेते हैं, मीन लेते हैं, ठीक है। अब इस चीज का प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से ये आता है, ठीक है। तो फिर से एक बार हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये सन यहां है, एलिप्स के फोकस पे है, ये सन है, और सपोज ये हमने क्या ले लिया है, मीन डिस्टेंस ले लिया है आर। आर क्या है, मीन डिस्टेंस है, कैपिटल एम ये मास ऑफ क्या है, सन है, और स्मॉल एम ये क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया, लेट एम क्या है, तो ये है मास ऑफ सन, स्मॉल एम क्या है, तो ये है मास ऑफ प्लेनेट, ओके, प्लेनेट। और आर क्या है, तो आर है मीन डिस्टेंस, आर क्या है, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी कराएं। आर क्या है, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें क्या देता है, एनर्जी एंड मोटिवेशन देता है, कीप मोटिवेटिंग अस। आर क्या है, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट, ठीक है। अभी टी टाइम पीरियड है, ऐसे घूम के आएगा प्लेनेट, तो टी इसका क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, अराउंड दी सन, ओके। और v क्या है, इसका वेलोसिटी है। v हमने क्या कंसीडर किया है कि जो प्लेनेट है वो कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी इसको हमने कंसीडर किया है v, और इसका एंगुलर वेलोसिटी इसको हमने क्या किया है, ओमेगा कंसीडर, ठीक है, ओके। तो चलिए, अभी दो फोर्स लगने वाले हैं प्लेनेट पे, कौन कौन से, एक लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, Fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 कौन है, मास ऑफ सन, m2 कौन है, मास ऑफ अर्थ, और सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। इसके दो फॉर्मूले हैं, यूनिट थर्ड में हमने स्टडी किया होगा, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम उसी को यूज कर लेते हैं, सीधा किसको यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली हम भी इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा, बाकी दोनों सेम आएंगे। क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्या है, उसका एंगुलर वेलोसिटी, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंड आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इसको। एंड ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है बताइए आप। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और टी क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। अपने काइनेमेटिक्स यूनिट स्टडी क्या होगा, वहां एक रिलेशन भी आता है दोनों के बीच में। तो बता रहे हैं आपको कि ओमेगा के बीच और टाइम पीरियड के बीच क्या रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये रिलेशन है। यह वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ जो टर्म्स हैं, क्या टर्म्स हैं, जैसे m से
ये m क्या हो गया है, ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, gm बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, r, और यहां आ गया है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा स्क्वायर क्या बनने वाला है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। 2 का स्क्वायर क्या हो गया है 4, पाई का स्क्वायर ये हो गया, और यहां पर आ गया है टी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या करना है, टी स्क्वायर एक साइड में, आपको प्रॉब्लम आया तो अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, gm टी स्क्वायर, gm टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। तो यहां से आ गया है 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, अगर टी स्क्वायर को फाइंड आउट किया जाए तो टी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर बाई gm, और यहां कौन आ गया है, आर क्यूब। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हम रिप्लाई करेंगे। तो अभी टी स्क्वायर कितना आ गया है, 4 पाई स्क्वायर बाई gm, और साथ में कौन आ गया है, आर क्यूब। अभी हम जानते हैं कि ये जो टर्म है, कौन सी टर्म, ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है ना। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ सन, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, समथिंग क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इन दिस वे, व्हाट, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम हटा रहे हैं यहां से, तो क्या आ गया हमारे पास, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या है ये, केपलर थर्ड लॉ है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, ये न्यूटन्स लॉ से हमने किसको प्रूफ किया है, केपलर्स लॉ को किया है। यहां से आप रिवर्स चल के आप यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप रिवर्स भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। अभी अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि आपने क्या करना है, केपलर थर्ड लॉ को प्रूफ करना है, कहां से, ग्रेविटेशन से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो आप इतना सा काम कर सकते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन और कवर हो गया है, डिडक्शन ऑफ केपलर थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिएगा इसका रिवर्स, क्या, डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ, तो आपको रिवर्स चलना होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।